ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। जय जिनेंद्र छात्राओं, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। अच्छा छात्राओं, बताइए कि जिसे हम जीते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे जीवन कहते हैं। और जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बिल्कुल सही, 3। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब बताइए कि आप सभी अभी कौन सी अवस्था में हैं? हाँ, बाल्यावस्था में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस अवस्था को और क्या क्या कहते हैं? हाँ, जानते ही होंगे। छुटपन, लड़कपन, बालपन और बचपन। पता है छात्राओं, जीवन की सबसे सुखद अवस्था कौन सी होती है? बचपन। क्योंकि इस अवस्था में हमें कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती और किसी कार्य की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं होती और सब हमें प्यार करते हैं और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें डांट भी पड़ती है, पर वह डांट बहुत ही प्यारी होती है और ज़रूरी भी, क्योंकि इससे ही हमारा सुधार होता है और जीवन का सही दिशा में निर्माण होता है। तो छात्राओं, आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वह पाठ भी किसी के बचपन के बारे में है। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 2 पृष्ठ क्रमांक 5 निकालिए। इस पाठ का नाम है बचपन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम आदि हैं। जिंदगी नामा उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। जिस प्रकार आपकी दीदियां समय समय पर आपको आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व की अनुभूतियां कराती हैं ना, वे सब क्या हैं? वे संस्मरण ही तो हैं। ऐसा ही एक संस्मरण लेखिका आपके सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यहाँ पर लेखिका अपना परिचय देते हुए स्वयं को दादी, नानी, बड़ी बुआ या मौसी कहते हुए अपनी उम्र को बताती हैं और परिवार के सभी सदस्य उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर जीजी का अर्थ बड़ी बहन से है, जिसे हम आज की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, आज की भाषा में उसे दीदी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यहाँ सयाना का अर्थ है
बड़ी उम्र का, समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बच्चों, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। यहाँ पर छात्राओं, दशकों का अर्थ है 10 वर्ष की अवधि और पोशाक अर्थात परिधान वस्त्र। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, अतः अब वे सयानी हो गई हैं, अर्थात वे बड़ी उम्र की हो गई हैं। इस अनुच्छेद में लेखिका अपने पहनावे का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि उनके पहनावे में बचपन से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन आया है। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, परंतु अब वे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। छात्राओं, आपको पता है इनके पहनावे में परिवर्तन क्यों आया? सोचिए। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ यह परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन में हम बहुत चंचल होते हैं, जिसमें रंग बिरंगे विविध प्रकार के कपड़े हमें लुभाते हैं और उम्र के बढ़ने के साथ हम में गंभीरता आती जाती है, जिससे हमें शांति देने वाले सफ़ेद और हल्के रंग पसंद आने लगते हैं। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। इस अनुच्छेद में लेखिका हमें बताती हैं कि उस समय उन्हें अपने मोज़े स्वयं धोने पड़ते थे, क्योंकि नौकर नौकरानी को मोज़े धोने देना मना था।
छात्राओं, हमें भी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम श्रम के महत्व को भी समझते हैं। और राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी श्रम को अत्यधिक महत्व देते हुए जीवों के कल्याण के लिए कई योजनाओं जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, पूरी मैत्री आदि के संचालन हेतु अपना आशीष दिया है। हमारे गुरुजी यह भी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जीवन का निर्वाह करे बल्कि निर्माण भी करे। अर्थात विद्यार्थी जीवन से ही हमें छोटे छोटे कार्य जैसे स्वयं के वस्त्र धोना, अपने रहने का स्थान साफ रखना, माँ का रसोई में हाथ बटाना आदि करना चाहिए ताकि हम हर कार्य के महत्व को समझ सकें, किसी भी कार्य को छोटा न समझें और हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव हो और इन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करने से ही हम संस्कारों से सहित शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा पाएंगे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। बच्चों, यहाँ ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका को बचपन में हर शनिवार को जैतून का और अरंडी का तेल पीना पड़ता था, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस समय यह माना जाता था कि यह पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए उनके माता पिता यह पीने के लिए उन्हें बाध्य करते थे। इसी प्रकार आपके माता पिता भी आपको कुछ ऐसा खाने अथवा अच्छी आदतें डालने को बाध्य करते होंगे जो आपके हित के लिए ही होते हैं। तो छात्राओं, उन्हें सहर्ष खुशी से मान लेना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारा अच्छा ही चाहेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता।
मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यहाँ लेखिका उनके बचपन के समय और आज के समय में कितना बदलाव आ चुका है यह बताते हुए कहती हैं कि पहले जो बच्चे बचपन में खाया करते थे और अब जो उनकी पसंद है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। पहले गर्मी के दिनों में बच्चे कुल्फ़ी खाया करते थे, परंतु वह अब आइसक्रीम में बदल चुकी है। आपको मालूम है छात्राओं कि यह आइसक्रीम बाज़ार में किस प्रकार बनाई जाती है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, यह हमारे खाने योग्य है भी कि नहीं। लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन के समय के कचौड़ी समोसे पेटीज़ में और शहतूत फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। आज हम कोक पेप्सी इत्यादि बड़े शौक से पीते हैं। वे बताती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में उन दिनों चॉकलेट व पेस्ट्री बहुत ही पसंद की जाती थी और उन बच्चों की माल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। आप सोच रहे होंगे कि दीदी तो हर चीज़ खाने को मना कर रही है। नहीं, मैं इन सब चीज़ों को खाने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इनके नुकसान बता रही हूँ। आप ये सभी खाने की वस्तु जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट आदि घर पर ही बना सकते हैं और इनको खाकर अपने बचपन को भी जी सकते हैं। परंतु याद रखना, जिस प्रकार लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, उसी प्रकार आप सभी इसका सेवन सीमित ही करना, क्योंकि इसके अधिक सेवन से बहुत नुकसान होते हैं। छात्राओं, हमारी आज की कक्षा बस यहीं तक। लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी हम जानेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप अपने घर में ही सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और सभी को खिलाइए। जय जिनेंद्र।